नमस्कार दोस्तों, 5 जून 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली न्यूज, ऑपरेशन गंगा इवैक्यूएशन। यूक्रेन की क्राइसिस के समय पे जो इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनको पहले यूक्रेन के लैंड बॉर्डर से निकाल के आसपास की कंट्री जैसे कि रोमानिया, मोल्दोवा में ले जाया गया और वहां से फ्लाइट पे बैठा के इंडिया लाया गया। अब जिन फ्लाइट ऑपरेटर्स ने फ्लाइट ऑपरेट की, उनका पैसा रिलीज किया जाना है भारत सरकार के द्वारा, और ये पैसा अभी के लिए रिलीज नहीं किया गया है। तो इसके लेके एक न्यूज है, इस न्यूज को देखेंगे। फिर कर्नाटका के अंदर कुछ टेक्स्ट बुक रिवीजन हो रहा है और बसवेश्वरा को लेके यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जिससे जो लिंगायत कम्युनिटी है कर्नाटका के अंदर वो काफी नाराज है। और मैं आपको बता दूं, लिंगायत कम्युनिटी पॉलिटिकली बहुत डोमिनेंट है कर्नाटका के अंदर। इनफैक्ट बसवराज बोमई साहब ये लिंगायत कम्युनिटी के हैं। ज्यादातर जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं वो लिंगायत कम्युनिटी के रहे हैं। तो ये क्या पूरा का पूरा रो है उसको देखेंगे। फिर भाई, सेंटर की जो फ्लैगशिप हाउसिंग स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके दो कंपोनेंट है, एक रूरल कंपोनेंट, एक अर्बन कंपोनेंट। रूरल कंपोनेंट शुरू हुआ था 2016 में, अर्बन कंपोनेंट शुरू हुआ था 2015 में। इनके जो भी टारगेट्स थे वो कितने अब तक फुलफिल हुए हैं, इसको यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। काफी अच्छा आर्टिकल है, काफी अच्छे स्टैटिस्टिक्स आपको पता चलेंगे। फिर भाई, एंट्री लेवल्स की कार अब बिकनी थोड़ी बंद हो गई। एंट्री लेवल कार मतलब जो छोटी मोटी, नैनो हो गई, वैगन हार हो गई, स्विफ्ट हो गई। एंट्री लेवल कार्स में भी स्विफ्ट थोड़े प्रीमियम रेंज में आ जाती, i20 थोड़े प्रीमियम रेंज में आ जाती, मतलब वो कार जो 10 लाख से नीचे और जो 3-4 लाख की रेंज में है, उनको आप बोलते हो एंट्री लेवल कार। तो जो नया तबका, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास टू व्हीलर, अब उसका सपना है कि हमको कार लेनी है, तो अब वो भाई 15-20-25 लाख की कार तो लेगा नहीं। सब लोग अपनी स्पेंडिंग कैपेसिटी के हिसाब से कार लेते हैं। तो एंट्री लेवल्स की जो कार होती हैं, जो सस्ती कारें होती हैं, उनके दाम बढ़े हैं, क्यों बढ़े, और उसके चलते इन एंट्री लेवल कार्स की बिक्री बहुत हद तक इंडिया के अंदर कम हुई है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रीमियम कार्स हैं, जो महंगी कारें हैं, 10 लाख से ऊपर की कारें हैं, इनकी बिक्री बढ़ी है। तो ये कैसा ट्रेंड है कोरोना के समय पे, इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। फिर सरोगेसी को लेके कोर्ट में मुद्दा पहुंचा है, ठीक है ना। एक फीमेल और एक मेल पिटिशनर यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे हैं और उनका ये बोलना है कि हमें सरोगेसी करने की परमिशन दी जाए। ये जो सरोगेसी के नए नियम कानून बनाए गए हैं, ये हमारे प्रति डिस्क्रिमिनेटरी हैं। इस न्यूज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सरोगेसी आप समझते हो ना, कि माँ और बाप, पिता का स्पर्म, माँ का जो ओवो है, ओवरी है, उसको मिला के बच्चे का जो एग है वो फर्टिलाइज हुआ, उसके बाद माँ की बॉडी से वो एग निकाल के किसी दूसरे लेडी के वॉर्म में प्लांट कर दिया गया, और फिर वो लेडी प्रेग्नेंट होकर बच्चा पैदा करेगी, लेकिन बच्चा इन पेरेंट्स का होगा। मतलब बेसिकली जो जीन्स है, जो डीएनए है, वो माँ बाप के ही होंगे, बट बच्चे को पैदा करने वाला काम तीसरी औरत करेगी। इसको आप बोलते हो सरोगेसी, ठीक है ना। सरोगेसी को लेके जो स्ट्रिक्ट नियम कानून इंडिया के अंदर बनाए गए, इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में यहाँ पे पेटिशन गई। इस पेटिशन को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, स्प्री। स्प्री का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टाइम दैट यू स्पेंड डूइंग समथिंग यू एंजॉय, ऑफन डूइंग टू मच ऑफ इट। आमोद प्रमोद, खरीदारी आदि से स्प्री मतलब आप कह सकते हो कि एकदम से ट्रेंड सा बन गया, आप एक काम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपको मजा आ रहा है उस काम करने में। जैसे इंस्पेक्शन स्प्रीज। इंस्पेक्शन स्प्री का मतलब क्या होता है? कि भाई इंस्पेक्शन किए ही जा रहे हो। कभी किसी फूड की फैक्ट्री में चली गए, कभी किसी पुलिस थाने में चले गए, जाके देख रहे हैं काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्प्री मतलब एक ऐसा काम जो छोटे समय के लिए आप करते हो और लगातार आप करते चले जा रहे हो, इसको आप बोलते हो स्प्री। मतलब एक ट्रेंड सा बना दिया वो काम, जैसे स्प्री, प्लेइंग स्प्री। क्रिकेट है, सुबह भी खेल रहे हैं, शाम को भी खेल रहे हैं, अगले दिन दोपहर में भी खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ गए ना। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। हो सके दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। ज्वाइन बटन नहीं दबा सकते हैं तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन आप नीचे दबा सकते हैं। इन दोनों चीजों से काफी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हैव अ ग्रेट डे गलत बोल दिया, वो मैं वीडियो के अंत में बोलता हूँ। चलिए, पहली न्यूज, सेंटर येट टू पे एयरलाइंस फॉर ऑपरेशन गंगा इवैक्यूएशन फ्लाइट। तो ऑपरेशन गंगा खत्म हुए 3 महीने हो चुके हैं। इसके चलते 76 फ्लाइट चलाई गई थी फरवरी और मार्च 2022 के बीच में, और 6 मेजर एयरलाइंस इंडिया की इन्वॉल्व थी। कौन कौन सी थी? तो भाई यहाँ पे इंडिगो ने 35 एयरलाइन उड़ाई थी, एयर इंडिया ने 14 उड़ाई थी, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 9, स्पाइस जेट ने 9, गोस्ट फर्स्ट ने 6, एयर एशिया ने 3। विस्तारा ने भी बोला था कि हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट विस्तारा को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। इंडियन एयरफोर्स ने 14 फ्लाइट्स उड़ाई थी। लगभग 22,000 इंडियंस को यूक्रेन से लेकर आया गया इंडिया के अंदर 1 फरवरी से मार्च 2011 के बीच में। भारत सरकार ने अपने कुछ मिनिस्टर्स को भी डिप्यूट किया था मोल्दोवा और रोमानिया जैसी कंट्रीज में। देखिए ये ऑपरेशन कैसे चला था। तो ऑपरेशन चलने का सिंपल मोडस ऑपरेंडी था, भाई यूक्रेन का एयर स्पेस बंद था, तो यूक्रेन के एयर स्पेस से आप फ्लाइट नहीं उड़ा सकते, तो आप क्या करोगे कि यूक्रेन से बाहर निकालोगे पहले अपने इंडिविजुअल्स को। तो जो चार आसपास की कंट्रीज थी,
एक थी मोल्दोवा, एक थी रोमानिया। सॉरी दोस्तों, मैंने मोल्दोवा बोल दिया, एक्चुअली में रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड। आई एम सीरियस सॉरी, मैं मोल्दोवा बोल रहा हूं। रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड। तो ये चार कंट्रीज थी यूक्रेन के बॉर्डर पे। यहां पे इंडियन सिटीजन को पहले लैंड बॉर्डर से इवैक्यूएट किया गया, फिर यहां से इंडियन सिटीजन को फ्लाइट पे बैठाया गया और इंडिया लेके आया गया। अब इसके लिए इन फ्लाइट ऑपरेटर्स पहले ये उतना विलिंग नहीं थे आने के लिए, क्योंकि वॉर जोन है, वॉर जोन में सिविलियन फ्लाइट जल्दी आना नहीं चाहती। बट भारत सरकार के प्रेशर के अंदर ये गए। अब क्या है कि इनके बिल्स रिलीज नहीं हुए। ये जो पैसा खर्चा हुआ, अब इन फ्लाइटों ने अपने हिसाब से पैसा चार्ज किया होगा भारत सरकार को। अब भारत सरकार से पैसा निकलवा पाना इतनी आसान बात हुई ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पे इन एयरलाइंस को लेके आया था, और उसके बाद जो भी यहाँ पे बिल वगैरह इन एयरलाइंस का है, वो उसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टेक्निकली एग्जामिन करेगी और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को फॉरवर्ड करेगी। टेक्निकल एग्जामिनेशन में क्या होगा कि ये जो प्राइवेट एयरलाइंस ने फ्लाइट चलाई है उसमें कितना फ्यूल कॉस्ट आया होगा, लेबर का कितना खर्चा, क्रू डिप्लॉयमेंट कितना खर्चा। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर प्राइवेट एयरलाइंस है ये अपनी मन मुताबिक पैसा चार्ज कर सकती है। मन मुताबिक पैसा ये कंज्यूमर से चार्ज कर सकती है, सरकार से नहीं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को बिल भेजा है, सिविल एविएशन उस बिल को टेक्निकली वेट कर रहा है, और टेक्निकली वेटिंग के बाद ये बिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बाद। तो अभी तक पूरा पैसा यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी कर दिया जाएगा रिलीज। ऑब्वियस सी बात है, भारत सरकार, अब सरकारी पैसा निकलने में थोड़ा समय तो देखो लग ही जाता है। इवैक्यूएशन मिशन जो मेजरली इंडिया ने प्लान किए अब तक के 5, तो भैया एयरलिफ्ट मूवी में जो कुवैत एयरलिफ्ट था 1990 का, इसको दिखाया गया। 2 लाख इंडियंस कुवैत में फंस गए थे, जब 1 लाख इराकी सोल्जर्स एकदम से घुस गए यमन, इसमें आपका कुवैत के अंदर। और कुवैत की आबादी एकदम फंस गई, कुवैतियों को मार रहे थे। इंडियंस को तो उतना नहीं मार रहे थे, लेकिन जितने भी नेशनैलिटीज के लोग वहां फंसे थे, सब कहीं ना कहीं परेशान थे। उस समय पे एयर इंडिया को बुलाया गया था। एयर इंडिया उस समय पे प्राइवेट एयरलाइन थी। अभी ऑपरेशन गंगा के समय पे एयर इंडिया उस समय पे सरकारी एयरलाइन थी 1990 में। अभी ऑपरेशन गंगा के समय पे, यूक्रेन वॉर के समय पे, इंडिया एयर इंडिया प्राइवेट बन चुकी थी। ठीक है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया था कुवैत एयरलिफ्ट का। 2 लाख इंडियंस को वहां से लिफ्ट किया गया था। केवल इंडियन से नहीं, पाकिस्तानी और और जो भी लोग फंसे थे नेशनलिटीज को, उनको भी इंडिया ने लिफ्ट किया था। फिर नेक्स्ट है वंदे भारत मिशन 2020। 60 लाख इंडियन स्टूडेंट्स और सिटीजन जो कि दूसरी कंट्री में फंस गए थे कोविड-19 के लॉकडाउन के समय पे, जब इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, चार्टर्ड फ्लाइट सब बंद हो गई, तो फिर स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट चलाई गई, नेवल शिप्स चलाए गए, और बाकी मीन्स के थ्रू भारत सरकार ने जैसे तैसे करके इन सिटीजन को दूसरे देशों से इंडिया के अंदर लेके आए। फिर एक है ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। 15,000 इंडियंस जो कि लिबिया में फंस गए थे सिविल वॉर में, उनको यहां पे निकाला गया। ऑपरेशन राहत 2015 में जब यमीनी वॉर छिड़ गया वहां पे, तो यमन के सिविल वॉर में इंडियंस को निकाला गया, और इंडियंस के साथ जो बाकी नेशनैलिटी के लोग थे उनको भी इंडिया निकाला। और ऑपरेशन गंगा, इस यूक्रेन वॉर के समय पे 22,000 इंडियंस को निकाला गया। तो इवैक्यूएशन मिशन के बारे में थोड़ी हमने जानकारी यहाँ पे ली। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन और इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज, कर्नाटका टेक्स्ट बुक रिवीजन रोक, लिंगायत वॉन ऑफ स्टेट वाइड एजुटेशन। देखिए, बसवेश्वरा को लेके क्लास 9th की सोशल साइंस की जो टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, इसको लेके कर्नाटका की जगतिका लिंगायत महासभा ये नाराज है, और इसके लिए कालाबुर्गी नाम की जगह पे एक तगड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ सैटरडे को। बसवराज बोमई को इन डेमोन्स्ट्रेटर्स ने एक धमकी दी है कि अगर आपने मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं किया इस किताब में, तो हम स्टेट वाइड एजुटेशन लॉन्च करेंगे। ये जो नई टेक्स्ट बुक निकाली गई है, इसमें लिखा हुआ है कि जो बसवेश्वरा है, ये कुदल संगमा नाम की जगह पे गए थे अपने उपनयन के बाद। ठीक है ना। लेकिन ये जो जगतिका लिंगायत महासभा है, इनका यह बोलना है कि उपनयन करने से बसवेश्वरा ने मना कर दिया। अब मैं जानता हूं कि आप इस बात के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे होगे, अगर आप खुद एक लिंगायत नहीं हो, आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है तो। देखिए, लिंगायत कम्युनिटी के अंदर भी छोटे छोटे सेक्ट्स और उनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। इस पर्टिकुलर किताब में लिखा हुआ है कि बसवेश्वरा जी को लिंग दक्ष ऑफर किया गया था एक शैव गुरु के द्वारा। जबकि इस जगतिका लिंगायत महासभा का क्या बोलना है कि भाई, जो शैव गुरुज थे वो तवारा लिंग वर्शिप में बिलोंग करते थे, इसलिए वो इष्ट लिंग दीक्ष बसवेश्वरा को ऑफर नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये जो जगतिका लिंगायत महासभा, इसका बोलना है कि इष्ट लिंग की फिलॉसफी तो खुद बसवेश्वरा जी ने बनाई थी। ओके। तो ये ओवरऑल कुछ इंटरनल डिसेंशंस यहां पे निकल के आ रहे हैं, और इस इंटरनल डिटेंशंस के चलते ये जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बसवेश्वरा जी का लिंगायत हिस्ट्री में, इसके ऊपर थोड़ा इश्यूज चल रहे हैं यहां पे। ओके। प्लस ये जो बसवेश्वरा जी हैं, इन्होंने वीर शैवा फेथ को फाउंड आउट किया, ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। लेकिन यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि नहीं भाई,
लिंगायत रिलीजन का पार्ट जरूर था वीर शैवा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बसवेश्वरा ने डेवलप किया या रिफॉर्म किया और वीर शैवा सेतु को। तो मतलब आप कह सकते हो कि ये जो सेक्ट है जगतिका लिंगायत महासभा, इसकी जो व्यू पॉइंट है उसके हिसाब से ओवरऑल हिस्ट्री का डिसिफरमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पे एजिटेशन की बात कर रहे हैं। ओके, लिंगायतिज्म की बात की जाए या वीर शैविज्म की बात की जाए तो एक हिंदू डिनोमिनेशन है। शैविज्म पे, शिव की भक्ति पर ये बेस्ड है। इनको वीर शैवाज बोलते थे 12वीं शताब्दी में, इनको लिंगायत बोला जाता है। ये बसवन्ना की फोटो बना रखी है। आज की डेट में कर्नाटक में बहुत जगहों पे आपकी इसी मूर्तियां मिल जाएंगी। लिंगायत सेक्ट के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है। ओवरऑल इस सेक्ट के अंदर बहुत से सब सेक्ट्स हैं जो कि अक्सर कर बसवेश्वरा को लेके ओवरऑल बहुत से डिसेंशंस रखते हैं आपस में। और मैं बता दूं, कर्नाटका की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं लिंगायत फेथ के आसपास घूमती है। तो इसी कंटेक्स्ट में आप कर्नाटका की पॉलिटिक्स को कभी भी लिंगायत फेथ अलग नहीं कर सकते। और यहां पे एक इंटरनल डिसेंशन है, लेट्स सी स्टेट की गवर्नमेंट इसको कैसे सॉर्ट आउट करती है। बसवेश्वरा जी की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था बगेवाड़ी में। ये जो अनडिवाइडेड बीजापुर डिस्ट्रिक्ट थी कर्नाटका की, उसके अंदर 1311 एडी में। फाउंडिंग सेंट थे लिंगायत सेक्ट के। इनका जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन था वो अरिवु, ट्रू नॉलेज, आचार, राइट कंडक्ट और अनुभव, डिवाइन एक्सपीरियंस पे बेस्ड था। सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेके आए थे 12वीं शताब्दी में। ठीक है, ये बात करते थे लिंगन गयोग की, मतलब यूनियन विद द डिवाइन, भगवान से मिलने की। भक्ति, डिवोशन, जन नॉलेज, क्रिया, एक्शन, इनके ऊपर ये भरोसा करते थे। जो कालाचुरी किंग थे बिलाजिला बिजाला, 1157 से 1167 एडी तक एक्टिव थे। इन्होंने अपॉइंट किया था बसवेश्वरा को एज अ करनिका अकाउंटेंट, एज इनको अपॉइंट किया गया था। बाद में बसवेश्वरा कालाचुरी किंग बिजाला की कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे और ट्रेडिशनल सोसाइटी के इविल्स के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई भी की। वेलफेयर स्टेट, कल्याण राज को सेटअप करने की इन्होंने बात की। एक ऐसी सोसाइटी जहां पे कास्ट, क्लास, क्रीड, सेक्स मैटर ना करे। तो आप कह सकते हो बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। और कहीं ना कहीं लिंगायत फेथ में, वीर शैव फेथ में इनका बड़ा रोल है। जीएस पेपर 1 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर कल्चर से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जीएस पेपर 1 के, वो है कोलाटम फोक डांस। ये जो फोटो है, ये कोलाटम फोक डांस की ट्रेडिशनल डांस। और ये डांस कहां पे हो रहा है? तो ये जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल है ना अमरावती में, वहां पे ये डांस हो रहा है। ओके, ये जो अमरावती टेम में लिंग वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल बनाया गया, कुछ कुछ हद तक तिरुमाला टेम्पल जैसा है। तो इस डांस फॉर्म के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लीजिए, ये जरूरी है। तो एक स्टिक डांस है, बहुत पॉपुलर है आंध्र प्रदेश में। 7वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। इसको आप कोल कोनालालू भी बोलते हो, कोलाटम भी बोलते हो, कोला नल्लू भी बोलते हो। पहले इसको सिर्फ वुमेन करती थी, अब वुमेन और मेन दोनों इसको करते थे। रिदमिक मूवमेंट से, सॉन्ग से, म्यूजिक है और उसके साथ स्टिक की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। 8 से 40 आर्टिस्ट होते हैं उसमें, 2 सर्कल्स होते हैं कंसेंट्रिक। एक सर्कल में क्लॉकवाइज घूमना, दूसरे सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज घूमना और डांस के साथ, म्यूजिक के साथ लकड़ियां बजाते हुए घूमना। तो आप कह सकते हो कि अच्छा डांस है, आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री और कल्चर में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। फिर नेक्स्ट भाई, ये जो सेंटर की फ्लैगशिप हाउसिंग स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना ये आपका अर्बन, इन दोनों के रिस्पेक्ट में एक इंडिकेटर यहां पे दिया गया। वैसे मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई थी नवंबर 2016 में। टारगेट था 2.7 करोड़ घर बनवाना। लेकिन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से अब तक केवल 1.8 करोड़ घर बने हैं इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर। मतलब टारगेट का 67.72% मीट हो चुका है। किसके अंदर? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर। वहीं अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात करो, तो यह शुरू की गई थी जून 2015 में और इसका टारगेट था 1.2 करोड़ घर बनवाना। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में केवल 60 लाख घर बनवाए गए। तो जो कंस्ट्रक्शन टारगेट है वो एज अ प्रोपोर्शन आप देखो तो ग्रामीण रूरल वाली योजना में ज्यादा कंप्लीट हुआ है कंपेयर टू अर्बन। और दोनों ही केसेस में जो घर बनने का रेट है उसको कम करने की एक कॉमन वजह है भाई, पैंडमिक। तो ये जो लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन ने शुरुआत में अर्बन एरियाज को बहुत इफेक्ट किया था। तो भाई आप कह सकते हो कि जितने भी हाउसेस सैंक्शन थे, देखिए जब कोरोना फैलना शुरू हुआ, कोरोना फैलने से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर जो घर बनने की स्पीड थी बहुत तेज थी। कोरोना आने के बाद स्पीड बहुत धीमी हो गई। मतलब कोरोना आने से पहले जो टारगेट था नंबर ऑफ घर बनवाने का अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, वो 80% मीट हो रहा था। लेकिन उसके बाद से तो बिल्कुल ही गिर गया है। प्लस डॉक्यूमेंट्स को लेके भी अक्सर कर इश्यूज होते रहते हैं, लैंड ओनरशिप को लेके इशू होते रहते हैं। तो अभी के लिए अगर आप देखो तो 2016 से लेकर 2022 ग्रामीण कंपोनेंट में 67.72% सक्सेस पाया गया है। और 2015 से लेकर 2022 तक जो अर्बन कंपोनेंट है उसमें 50% सक्सेस पाई गई है। एग्जैक्ट फिगर्स मैंने आपको बता दिए। फिर
प्रधानमंत्री आवास योजना अगर आप ग्रामीण की बात करो, तो इसके अंदर अगर आप देखो तो 2019-20 में 49 लाख हाउसेस बनाए गए थे। लेकिन वहीं पे अगर आप 2021-22 देखो तो केवल 7 लाख घर बने। मतलब कि ग्रामीण कंपोनेंट में भी पैंडेमिक से पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें ऑलमोस्ट 50 लाख घर बना दिए गए, 49 लाख हाउसेस। और वहीं पे 2021-22 में केवल 7 लाख घर। फिर भाई ग्रामीण योजना के अंदर 70% घर तो 6 स्टेटों में बनने, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। जिसमें से अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में जो घर बनने का रेट है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। हालांकि इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर थोड़ी पॉलिटिक्स भी हो रही है। अभी रिसेंटली केंद्र की सरकार ने जो अर्बन कंपोनेंट था ना पैसों का, वो राज्य की सरकार को वेस्ट बंगाल को देने से मना कर दिया, छत्तीसगढ़ को देने से मना कर दिया। वेस्ट बंगाल को क्यों देने से मना कर दिया? क्योंकि देखिए इस पर्टिकुलर स्कीम में, ग्रामीण वाली स्कीम में 60% पैसा केंद्र की सरकार देगी, 40% पैसा राज्य की सरकार देगी। अब हुआ ये कि वेस्ट बंगाल बहुत तेजी से घर तो बनवा रही थी इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, लेकिन उसको नाम दे रहे थे बंगला आवास योजना। जबकि केंद्र की सरकार ने इसको क्या नाम दिया? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। मतलब केंद्र वाले इसको प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और वेस्ट बंगाल में जब चीफ मिनिस्टर इंप्लीमेंट कर रही है तो बंगला आवास योजना बोल रही है। अब केंद्र के लिए तो इश्यू की बात है ना। केंद्र बोल रहा है कि पैसा हम 60% दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना नाम दो ना इसको। तुम बंगला आवास योजना करना चाहते हो तो अपना अपना पूरा पैसा 100% लगाओ। लेकिन नहीं, वेस्ट बंगाल वाले और शाणे हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर तो बिल्कुल ही एंटी, आप कह लो बीजेपी एंटी मोदी है। तो ऐसे केस में वेस्ट बंगाल का थोड़ा पैसा यहाँ पे ब्लॉक हुआ है। लेकिन देखिए इस प्रकार की पॉलिटिक्स में ना लोगों को नुकसान होता है। अब चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे बंगला आवास योजना हो, क्या फर्क पड़ता है? लोगों के लिए तो घर बन रहे थे ना। तो अब ऐसी पॉलिटिक्स में जब पैसा कम हो जाता है तो लोगों के घर बनने बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक समझदारी जरूरी है केंद्र की सरकार की तरफ से भी और ममता बनर्जी की राज्य की सरकार की तरफ से भी। लेकिन जब पॉलिटिक्स आ जाती है तो समझदारी बैकग्राउंड में चली जाती है, लोगों का हित बैकग्राउंड में चला जाता है। खैर वो एक अलग बात है। छत्तीसगढ़ को भी केंद्र की सरकार की तरफ से पैसे जाने बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि छत्तीसगढ़ का यह बोलना था कि उनके पास उनकी तरफ से पैसे खर्च करने को नहीं है। मतलब जैसे स्कीम में 60% चाहिए केंद्र की तरफ से, तो 40% चाहिए राज्य की तरफ से। तो छत्तीसगढ़ के पास खुद का पैसा था ही नहीं। फिर अगर आप देखो तो बिहार में कंप्लीशन रेट बहुत कम है, 59.4% है। तो ये ओवरऑल आप कह सकते हो कि कुछ इंडिकेटर्स हैं इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन। फिर भाई एंट्री लेवल कार से रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूज है। देखिए जो एंट्री लेवल हैचबैक कार्स है ना, इनका मार्केट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया पिछले कुछ सालों में। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। जो लो कॉस्ट व्हीकल सेगमेंट है वहां पे चीजें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। मतलब जो सस्ती गाड़ियां होती है, देखिए अब 3-4 लाख सस्ता अमाउंट नहीं है, बट गाड़ियों में कंपैरिजन करोगे तो भाई 1 करोड़ की भी गाड़ियां हैं और 3-4 लाख की भी गाड़ियां हैं। तो आप कह सकते हो कि गाड़ी के टर्म्स में तो 3-4 लाख की कार सस्ती मानी जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि ओवरऑल कार तो है ही एक लग्जरी सेगमेंट, फोर व्हीलर खरीदना। बहुत सारे लोगों के पास टू व्हीलर होता है, उनका सपना होता है कि यार हम अपना फोर व्हीलर खरीदेंगे। जब आप लोग प्रेपरेशन स्टेज में होते हो तब आपका सपना होता है कि यार पैसे जुटा के हम लोग कार खरीदेंगे। तो अब ऐसा देखा गया है कि जो हैचबैक कार्स हैं, जो सस्ती कार्स हैं, जो कि 3 से 4 लाख की रेंज में होती हैं, इनकी बिक्री का प्रपोर्शन कम हो रहा है। और जो प्रीमियम कार्स हैं, जो कि 10 लाख से ऊपर की हैं, इनकी बिक्री बढ़ रही है। 10 लाख से ज्यादा वाली कार पिछले फिस्कल ईयर में 5 गुना ज्यादा बिकी है। ठीक है ना? सोल्ड 5 टाइम्स फास्टर। 30% पैसेंजर व्हीकल मार्केट इन प्रीमियम कार्स ने कब्जा लिया है, जो कि पहले 24% था फाइनेंशियल ईयर 2019 में। वो 2021-22 में कितना पहुंच गया है? 30%। मतलब अगर आप देखो तो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 वाला जो फाइनेंशियल है, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर, इसमें प्रीमियम कार सेल्स 38% बढ़ी है पिछले साल के कंपैरिजन में। और जो लो प्राइस्ड कार्स हैं, जो हैचबैक लेवल की कार्स हैं, 10 लाख के नीचे वाली, वो केवल 7% बढ़ी है। ओके। तो आप कह सकते हो कि ये बड़ा एक अजीब सा इंडिकेटर है कि सस्ती कारें धीरे गिर बिक रही हैं और महंगी कारें तेज बिक रही हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका वजह क्या है। देखिए वजह ये है कि कोरोना के पैंडेमिक ने जो लोअर लंग में लोग हैं ना, उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी को बहुत अफेक्ट किया है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो लिमिटेड पैसा कमाने वाले लोग हैं, जो 25,000, 30,000, 40,000 रुपए तक महीना कमाते हैं, ये बहुत हद तक अफेक्ट हुआ है। और ये वही तबका है जो ये 2.5 से 3 लाख की कार खरीदता है। क्योंकि जो साल का 10 लाख कमाता है वो 8-10 लाख तक की तो कार खरीद ही लेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह सोच के, उधार वगैरह उठा के, लोन उठा के। ज्यादातर लोग लोन से ही खरीदते हैं, कैश पे कोई कार नहीं खरीदता है। अनटिल अनलेस आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपके अकाउंट में 500 करोड़ पड़ा है, तो 2 करोड़ दे के भाई चलो बॉडी बीएमडब्ल्यू मंगा ली। तो उस टाइप का लॉट में तो भाई मिनिस्क्यूल लोग बिलोंग करते हैं। तो पैंडेमिक के चलते इनकम सेंटिमेंट हिला है, महंगाई बढ़ी है, तो इसके चलते जो लोअर रंग में इकोनॉमिक वाले जो परचेजर्स हैं,
जो 40,000 50,000 रुपए महीने तक कमाते हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। तो इन्होंने कार के परचेज को बंद कर दिया, प्लस कारों का दाम भी यहां पे बढ़ा है। जी हाँ, कार का दाम यहां पे रेगुलरली बढ़ता हुआ हमको नजर आया, इंटरनेशनल सप्लाई चेन हिल गई हैं। तो 2018-19 में लगभग 15.5 लाख हैचबैक्स बिकी थी। पिछले फिस्कल ईयर 2021-22 में केवल 11.5 लाख हैचबैक्स बिकी। मतलब हैचबैक्स, छोटी वाली जो कारें हैं, उनके बिकने का रेट बहुत ज्यादा कम हो गया। तो जो लोअर इनकम ब्रैकेट में जो तबका आता है, जो कि एंट्री लेवल की कार खरीदता था, वो अब कार यहां पे नहीं खरीद पा रहा, और हायर तबके वाले ज्यादा महंगी कारें खरीद रहे हैं। ओके, जो ये लोअर तबके वाले लोग हैं, देखिए लोअर तबका बोलना अच्छा नहीं लग रहा, आप ये समझ लीजिए कि जो थोड़ा लोअर ब्रैकेट में कमाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से समझिए। अब देखिए, ये तो आपको ही पता है दोस्तों कि पैसे के आधार पर आज की डेट की सोसाइटी टिकी हुई है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो राजा है, जिसके पास थोड़ा कम पैसा है वो डेली लाइफ में स्ट्रगल करता है। तो जो लोग टू व्हीलर से कार ओन करना चाहते हैं, वो जब कार खरीदते भी थे तो 80% लोन के थ्रू खरीदते थे। इनफैक्ट मैं कहूंगा 90%, क्योंकि बैंक कम से कम 10% का डाउन पेमेंट मांगती है। ओके, अब बात यह है कि मारुति सुजुकी की बात की जाए, तो मारुति सुजुकी के अल्टो के 20% दाम बढ़े, सेलेरियो और स्विफ्ट के 38% दाम बढ़े, एंट्री लेवल एसयूवीज के 13% दाम बढ़े, मिड लेवल एसयूवीज के 20% दाम बढ़े। तो कारों के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो उसके साथ साथ पैंडेमिक में लोगों की इनकम के ऊपर इफेक्ट आ गया, जॉब लॉसेस हुए, पे कट्स हुए, तो एंट्री लेवल की कार और टू व्हीलर्स खरीद पाना बहुत मुश्किल हो गया। तो उसके साथ साथ भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स आ गए। इन एमिशन नॉर्म्स के चलते कार महंगी हो गई यहाँ पे। तो कार महंगी होगी तो एंट्री लेवल की कार खरीद पाना मुश्किल होगा। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जो महंगी कारें खरीद रहा है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की जीप जैसी कारें, इनोवा जैसी कारें, आप कह लो होंडा सिटी जैसी कारें, इस तरीके की कार जो लोग खरीदते हैं, भाई उनके पास ठीक ठाक पैसा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो लग्जरी देख रहे हैं। अब इस सेगमेंट में जो पहुंच गया वो लग्जरी देख रहा है, वो कहीं ना कहीं अच्छा कमा रहा है। और ये तबका कोरोना से थोड़ा कम इफेक्ट हुआ है। जो लोअर तबका है, लोअर इकोनॉमिक स्टार्ट है, 30, 40, 50 हजार के लगभग कमाने वाला, वो कोरोना से ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। तो खास बात यहाँ पे ये है कि जो कार पहले 2.8 लाख से 3.5 लाख की रेंज में आती है, वो रेंज 3.5 से 4.5 जा चुकी है, और लोगों की इनकम बढ़ नहीं रही है। तो कार खरीदने की कैपेसिटी यहाँ पे लोअर इनकम स्ट्राटा के लोगों की बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो गई है। और ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। ये इंडिकेटर ये बताता है कि हमारे देश में जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बढ़ रही है, एंड दिस इज नॉट अ गुड न्यूज। जिस पेपर थी इंडियन इकोनॉमी में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। सरोगेसी वाला आर्टिकल मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा, थोड़ा लेट आया लेक्चर, उसके लिए सॉरी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर शेयर करिएगा, और हाँ, जल्दी ही मैं यूपीएससी की एनालिसिस भी आपके लिए लेके आऊंगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।